हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे है ना छत्तीसगढ़ लेखा एग्जाम जो होता है ना, उसके संबंध में जो क्वेश्चन पेपर 3 है उसके क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न क्रमांक 6 है, टिप्पणी लिखना है इसमें, है ना। टिप्पणी लिखना है तो यहाँ जन्म तिथि के बारे में बताया गया है ना। तो जन्म तिथि कैसे होती है, क्या होती है, इसके संबंध में अपन यहाँ पे परिचर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी कोई शासकीय कर्मचारी यहाँ पे प्रथम नवनियुक्त होता है तो उसके क्या की जाती है यहाँ पे, है ना, सर्विस बुक प्रदान की जाती है। सर्विस बुक में आप देखेंगे यहाँ पे फ्रंट पेज में क्या रहता है, सर्विस बुक में फ्रंट पेज में यहाँ जन्म तिथि लिखी रहती है और उसके ऊपर टेप क्या कर दिया, चिपका दिया जाता है ताकि वो संबंधित कर्मचारी या अन्य कोई कर्मचारी उसमें क्या नहीं कर सके, छेड़छाड़ ना कर सके। तो यहाँ जन्म तिथि लिखी रहती है, जन्म तिथि में क्या कर देते हैं, अपने यहाँ पे टेप वगैरह लगा देते हैं ना। तो ये हो जाएगा अपना, इसको याद रखना है। तो क्या बोला, जन्म तिथि है ना, इसका निर्धारण कैसे करते हैं उसके संबंध में यहाँ परिचर्चा की गई है ना। प्रत्येक नवनियुक्त कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति के समय अपनी जन्म तिथि अनिवार्य घोषित करनी चाहिए ना। जन्म तिथि कैसे करनी चाहिए, अनिवार्य घोषित करनी चाहिए। पहली बात तो ये, भर्ती के समय ऐसे अभिलेख जो जन्म तिथि की पुष्टि करते हो कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ना। तो जो भी यहाँ पे अभिलेख रहते हैं, यहाँ पे जो जन्म तिथि क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, पुष्टि करते हैं, उसको वो करना पड़ेगा। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है, ये 10वीं का, सबसे पहले तो सबसे अच्छा तो आप 10वीं का मार्कशीट जमा कर दीजिए, पहली बात तो ये। या फिर जो नगर पालिका, नगर निगम द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जन्म समय, आप उसको भी जमा कर सकते हैं। जन्म तिथि के संबंध में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम 84-85 में दिया गया है। 84-85 में दिया गया है, इसको अपने याद रखना है। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता 84-85 में दिया गया है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि आप कितने साल जिएंगे, यहाँ पे 84 से 85 साल जिएंगे, ऐसे याद रखिए ना। तो इससे आपको याद रहेगा ना। यदि शासकीय सेवक अपनी जन्म तिथि ज्ञात न कर पाए, है ना, यदि मान लीजिए वो उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था या 10वीं नहीं पढ़ा है, तो जन्म तिथि निर्धारण कैसे किया जाएगा भाई, इसके संबंध में अपने को क्या करनी है, परिचर्चा करनी है ना। तो यदि शासकीय सेवक केवल अपने जन्म का वर्ष बता सकता है, मान लीजिए उसका जन्म 1969 में हुआ है ना, 1969 में हुआ है, यदि जन्म का वर्ष बता सकता है तो उस वर्ष की प्रथम जुलाई मानी जाएगी ना। तो मतलब माह कौन सा माना जाएगा यहाँ पे, 1 जुलाई, मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 जुलाई यहाँ पे 1969, यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, है ना। यदि साथ ही वह माह भी बता दे, मान लीजिए यहाँ वर्ष बता दिए, यहाँ पे मान लीजिए उसका वर्ष कितना है यहाँ पे 1969, और मान चलिए मार्च में पैदा हुआ था ना, मार्च में पैदा हुआ था यहाँ पे, चलो वर्ष है ना, माह भी बता दिया और वो भी बता दिया। तो वो अगर माह भी बता रहा है यहाँ पे, वर्ष भी बता रहा है, तो अपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो उस माह का 16वां दिनांक होगा, मतलब इसका डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 मार्च 1969 हो जाएगा ना। 16 मार्च 1969 इसका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि शासकीय सेवक लगभग अपनी आयु वर्ष में बता सकता है ना, वर्ष में, मतलब उसको लग रहा है मतलब कि मैं 25 साल का होऊंगा, उसको ये भी पता नहीं है, ना वर्ष पता है ना, ना मंथ पता है, ना डेट पता है, कुछ भी पता नहीं है उसको। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 25 अपन क्या कर सकते हैं, 25 अपन क्या कर सकते हैं, मान लो वर्ष ही बता रहा है ना, ज्वाइनिंग करने के लिए आया मैं 25 साल का वैसा बता रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, यदि शासकीय सेवक लगभग अपनी आयु वर्ष में बता सकता है ना, वर्ष में बता सकता है, तो नियुक्ति दिनांक से उतने को घटाकर उसकी जन्म तिथि याद कर लेते हैं। तो नियुक्ति दिनांक मान लीजिए वो यहाँ पे 27/5 है ना, 27/05/25 को उसने क्या किया, ज्वाइनिंग किया है ना। तो उसको 25 वर्ष को क्या करेंगे, इसमें तो घटा देंगे ना। तो 25 वर्ष इसमें घटा देंगे, तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ आएगी यहाँ पे, उसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे सेवा पुस्तिका में लिख देंगे, है ना। यदि कोई पहले आर्मी में कार्य था तो उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जो आर्मी में जो अपना जो उसका, है ना, जन्म तिथि लिखा होगा वही मान्य किया जाएगा, है ना। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, ऐसे प्रकरण जहाँ जन्म तिथि पहले सम्मानित किया जा चुका है ना, पहले सम्मानित है भाई, पर यहाँ लिपिक ने, क्लर्क ने क्या कर दिया, त्रुटि कर दिया यहाँ पे, है ना, तो उसमें परिवर्तन, है ना। तो उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए यहाँ पे उसका 25 है ना 7/2025, सॉरी, मान लीजिए उसका जन्म तिथि कितना है यहाँ पे 25, है ना, 7/1900 कहता है यहाँ पे 1999, है ना, 1999 डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, है ना। तो ये पहले से डिसाइड है, तो इसमें किसी भी प्रकार से हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते जब तक कि लिपिकीय त्रुटि ना हो। जब तक अगर लिपिकीय त्रुटि मान चली तब हम चेंज कर सकते हैं, पर और कोई त्रुटि यहाँ पे उसको मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वर्तमान में संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन कुछ मामलों में जन्म तिथि परिवर्तन का अधिकार सौंपा गया है ना। तो यहाँ पे इसको कौन कर सकते हैं, यहाँ पे संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा पेंशन ही यहाँ पे जो वहाँ पे जो संयुक्त संचालक है वही जन्म तिथि में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, अपनी लिपिकीय त्रुटि है। अन्य प्रकार के कारणों को विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका जन्म तिथि क्या है, पहले से डिसाइडेड है। ये हो गया। न्यायालय के आदेशानुसार यदि जन्म तिथि परिवर्तन की जानी हो तो यह अधिकार प्रशासकीय विभाग का होगा। यदि न्यायालय ने आदेश दे दिया है तो प्रशासकीय, है ना, जो विभाग है वो जन्म तिथि क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्थायी अग्रिम से संबंधित नियमों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए, है ना। तो स्थायी अग्रिम क्या होता है ना, प्रत्येक कार्यालय जिन्हें दैनिक रूप से छोटे मोटे भुगतान करने होते हैं, है ना, तो ऐसे कार्यालयों में अस्थायी अग्रिम, है ना,
अस्थायी अग्रिम के रूप में निश्चित राशि है ना स्वीकृत की जाती है। यहाँ पे यह राशि छोटे मोटे भुगतान कर दिए जाते हैं और बाद में कोषालय से राशि आहरित कर ली जाती है ना। तो स्थायी अग्रिम की बात कर रहा है और हम यहाँ किसको देख रहे हैं, उत्तर में यहाँ पे स्थायी अस्थायी अग्रिम को देख रहे हैं। तो अस्थायी अग्रिम में ऐसा है कि पहले आप थोड़े छोटे मोटे खर्चे कर लो, बाद में कोषालय से पैसा निकाल लो भाई यहाँ पे। पर स्थायी अग्रिम क्या है, इसको अपन देखते हैं। यहाँ पे स्थायी अग्रिम के प्रावधान के संबंध में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता 102 में दिया गया है ना, 102 है ना, 102 है ना। अगर 108 हो गया तो आप क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। 108 मतलब एम्बुलेंस है ना, तो उसको ऐसे याद रखना, 102 मतलब क्या, स्थायी है ना। याद रखने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो नंबर्स आप एग्जाम में भूल जाएंगे तो 102 आपको कुछ से जोड़ना पड़ेगा तभी याद होगा। जैसे 102 को मैंने 108 एम्बुलेंस नंबर से जोड़ दिया है ना, तो 108 एम्बुलेंस मतलब अस्थायी है, जन्म मृत्यु कोई ठिकाना नहीं, तो आपको स्थायी करने क्या करना पड़ेगा, 102 में जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके याद रखिए ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, स्थायी अग्रिम प्रावधान छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता 102 में दिया गया है। स्थायी अग्रिम की राशि शासन द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी ठीक है। विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालय के लिए महालेखाकार द्वारा सुझाई गई राशि स्थायी अग्रिम रूप में स्वीकृत करते हैं, है ना। जो भी यहाँ पे महालेखाकार है यहाँ पे, वो स्थायी अग्रिम की राशि क्या करते हैं, यहाँ पे स्वीकृत करते हैं। किंतु विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए स्थायी अग्रिम संबंधित है ना राशि जो है यहाँ पे प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है ना। प्रशासकीय विभाग क्या करते हैं, यहाँ पे स्वीकृत करते हैं। स्थायी अग्रिम की राशि में परिवर्तन या प्रोक्षण करना हो तो उसका आवेदन महालेखाकार को भेजना होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे अपने से ही चेंज कर लिए, महालेखाकार इसमें सर्वे सर्वा भाई। अस्थायी अग्रिम तो देखो, अस्थायी तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, यहाँ पे आप पहले खर्चा कर लो, छोटे मोटे खर्चे कर दो, बाद में ट्रेजरी से आप निकाल लो। पर यहाँ पे जो स्थायी अग्रिम जो रहते हैं ना, यहाँ पे जो स्थायी अग्रिम जो रहते हैं यहाँ पे, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्थायी अग्रिम को आपको क्या करना पड़ेगा, महालेखाकार है ना, महालेखाकार से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा। महालेखाकार से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, जो भी इसमें चेंजेस करने हैं तो की बात है ना। चूंकि स्थायी अग्रिम की राशि स्थायी रूप से कोषालय से बाहर रहती है, अतः यह बहुत अधिक न होकर आवश्यकतानुसार होनी चाहिए ना। मतलब कोषालय से बाहर है, तो कोषालय कार्य क्षेत्र बाहर है, ये महालेखाकार एजी ऑफिस के कार्य क्षेत्र में है ना। तो इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जितना आवश्यकता उतना ही लो भाई, यहाँ पे उतना ही लो थाली में कि वेस्ट न जाए नाली में, है ना। अग्रिम को बढ़ाने नहीं देना चाहिए ना, अग्रिम को बढ़ाने देना नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे मतलब मितव्ययता इसमें रखनी चाहिए। यहाँ पे स्थायी अग्रिम का उपयोग छोटे मोटे आकस्मिक भुगतान के लिए किया जाता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर इसे चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को किराया और भाड़ा के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, छोटे मोटे स्थायी आकस्मिक व्यय के लिए भुगतान तो किया जाता है यहाँ पे, साथ साथ यहाँ पे किराया भाड़ा के लिए भी अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। अधिकारी को स्थानांतरण के समय यदि प्रतिवर्ष 15 अप्रैल से 31 मार्च की स्थिति में स्थायी अग्रिम को लेखा है ना, देखें वित्तीय वर्ष क्या होता है यहाँ पे, है ना। अधिकारी को स्थानांतरण के समय, है ना, अधिकारी जब मान लीजिए उसको ट्रांसफर हो जाता है तो उसको प्रतिवर्ष 15 अप्रैल तक, है ना। मान लीजिए यहाँ पे अपन वित्तीय वर्ष जानते हैं, लेखांकन वर्ष क्या होता है या वित्तीय वर्ष क्या होता है अपने यहाँ पे 1 अप्रैल से कितना होता है, 31 मार्च होता है ना, 31 मार्च। मान लीजिए अधिकारी यहाँ पे स्थानांतरित हो रहा है यहाँ पे या फिर अन्य कंडीशन में है, तो 31 मार्च के बाद अगले वर्ष के यहाँ पे 15 अप्रैल तक, है ना, 15 अप्रैल तक आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे संबंधित जानकारी यहाँ पे महालेखाकार कार्यालय को भेज जानी पड़ेगी ना। आपको वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद 15 दिन टाइम दिया जाता है, तो आपको 15 अप्रैल तक, है ना, संबंधित जानकारी वित्तीय कार्यालय में मतलब महालेखाकार कार्यालय में क्या होगी, भेजनी पड़ेगी, है ना। और किस में भेजा जाता है, यहाँ पे एक प्रपत्र रहता है CGFCSR, है ना, CG, है ना, मतलब छत्तीसगढ़ हो जाएगा यहाँ पे FCSR, है ना। इसका फॉर्म नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, इसमें संबंधित जानकारी यहाँ पे क्या होगी, भेजनी पड़ेगी, है ना। स्थायी अग्रिम रखने वाले अधिकारी को उस राशि सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। मान लीजिए कोई स्थायी अग्रिम रखने वाला अधिकारी है तो उसकी सुरक्षा के लिए वही जिम्मेदार है भाई, है ना। अतः नगदी एवं वाउचर्स का लेखा उचित प्रकार से रखना चाहिए, है ना। अतः नगदी और वाउचर लेखा क्या रखना चाहिए, यहाँ पे उचित प्रकार से रखना चाहिए। यहाँ पे स्थापना के लिए सेवा पुस्तिका खरीदी, है ना, जैसे स्थापना सेक्शन है यहाँ पे, उसमें सेवा पुस्तिका खरीदी कहाँ से की जाती है, स्थायी अग्रिम, वही छोटे मोटे खर्चे हैं।